आए चिलक सर के साथ सीखें एक नई बात। आज हम सीखने वाले हैं जीव जगत का वर्गीकरण। तो जीव जगत की वर्गीकरण क्यों? तो जब जीव जगत के वर्गीकरण की बात आती है तो हम देखें, और पिछले वीडियो में इसका जिक्र भी हुआ है कि पूरे धरा में लगभग 30 मिलियन जीव जंतु निवास करते हैं और हर वर्ष लगभग 15,000 नई जीव की जो है खोज हो जाती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जीवों की संख्या, जीव जातियों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि उनको समझ पाना, उनका अध्ययन कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो इनकी जो है थोड़ा सी सरलता हो जाए और उनकी जान पहचान हो जाए, इस दृष्टि से। और अच्छा, एक चीज़ और है कि जो जीव यहाँ पर जिस नाम से जाना जाता है, भारत के भिन्न हिस्सों में इसी को अलग नाम से जाना जाता है, उसके साथ साथ भारत का ही कहा देश विदेश की बात करें तो देश विदेशों में भी भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। तो इस दृष्टि से जब हम देखें तो उनका अध्ययन करना और याद रखना बड़ा मुश्किल काम है। एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं गौरैया का, जो आम जगह मिल जाता है, बड़ा ही छोटा सा जीव है। तो ये गौरैया जब हम अपने ही देश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में इसे पिच्छुका के नाम से जानते हैं, जापान की बात करें तो सुजुनो के नाम से जानते हैं, और इसी को यदि हम स्पेन में कहें तो पाडल के नाम से जानते हैं, और हालैंड में कहें तो मूस के नाम से जानते हैं। अब देखिए, तो बड़ा मुश्किल काम है ना। यह तो एक छोटे से जीव की बात है। अब इतनी संख्या में जीव है, 30 मिलियन के लगभग जीव है, तो उनका सबका, तो उनको समझ पाना, उनका अध्ययन कर पाना, उनको जांच पाना मुश्किल है, उनका विवरण दे पाना मुश्किल है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर किसकी जरूरत पड़ी? अच्छा, इनके साथ साथ जो जीव पाए जाते हैं उनके बीच क्या संबंध है, उनके अंतर संबंधों को भी समझ पाना। तो इन सभी समझ को स्थापित करने के लिए जीव जगत की वर्गीकरण की जरूरत है, जिसके अंतर्गत हम जो है एक सार्वभौमिक प्रणाली, मतलब ये नहीं कि ये हालैंड में अलग हो, पिच्छुका में अलग हो, ये सुजुनो में अलग, क्या बोलते हैं, जापान में अलग हो, स्पेन में अलग हो, मतलब देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग के साथ साथ विदेशों में अलग अलग हो, ऐसा नहीं। तो पूरे देश के साथ साथ पूरे विदेश में क्या हो, एक। तो इस प्रकार से एक सार्वभौमिक प्रणाली, एक सिस्टम, यूनिवर्सल सिस्टम की जरूरत है। तो इन्हीं को आधार रखकर जो है फिर नामकरण, उनका पहचान और उनका वर्गीकरण, ठीक है, 3 चीजें, नामकरण, पहचान और वर्गीकरण, इनकी जरूरत है, इनकी आवश्यकता है। तो इस आधार पर देखें तो अरस्तु, जिनको जो है वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, माना जाता है, तो उनकी दृष्टि से पहले उन्होंने किस प्रकार से वर्गीकरण किया, इनको समझते हैं पहले। तो फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, जंतु विज्ञान के पितामह कहा जाता है इनको। तो इन्होंने जो है जीवों को 2 वर्गों में रखा, एक एनीमा और दूसरा इनेइमा। तो एनीमा के अंतर्गत और इनेइमा के अंदर, इनेइमा को फिर 2 प्रकार से उन्होंने बांटा। अच्छा, इसको एनीमा और इनेइमा का मतलब यहाँ पर उनके रुधिर को ध्यान में रखकर उन्होंने बांटा, अर्थात रुधिर युक्त और रुधिर विहीन, और ये रुधिर युक्त। रुधिर की उपस्थिति के आधार पर तो जिनमें रुधिर नहीं पाया जाता, जैसे स्पंज है, एनीमा में रखा, और इनेइमा में फिर 2 बाका से उनको बांटा। तो कैसे? तो बच्चा जन्म देने वाले को अलग रखा और उसके साथ साथ अंडे देने वाले जीवों को अच्छा रखा। जैसे उदाहरण में देखें तो मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, तो ये क्या करती हैं? बच्चा जन्म देती हैं। और दूसरा वर्ग उन्होंने रखा किसमें? अंडे देने वाले में। तो इनका फिर नामकरण उन्होंने किया विविपेरा। किसे कहा गया? जो बच्चा जन्म देता है, जैसे मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है। अंडे देने वाले, उनको ओविपेरा नामक समूह बनाया गया। तो इस प्रकार से अरस्तु ने इनका वर्गीकरण किया। इसके बाद तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोपाइट्स जी ने उन्होंने आकार और बनावट को आधार में रखकर, आकार और
बनावट को आधार में रखकर उन्होंने 3 भागों में बांटा, जिसमें पहले वृक्ष को रखा, फिर छुप और छोटे छुप। उसके बाद जो है इन्होंने अपने पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 480 पौधों का वर्णन उन्होंने किया। इसके बाद जो है जो आधुनिक वर्गीकरण के जन्मदाता हैं जॉन रे, इन्होंने अपने हिस्टोरिया जेनेरलम प्लांटेनम नामक पुस्तक में लगभग 18,000 जातियों का वर्णन किया, पौधों का वर्णन किया। तो इस प्रकार से समय समय पर, और इसके बाद जो है एक कैरोलस लिनियस ने भी अपना योगदान दिया। फिर R.H. व्हिटकर हैं 1669। फिर इन्होंने R.H. व्हिटकर, जिनका जो है जो वर्गीकरण सबसे ज़्यादा मान्य है, जिन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया। इन्होंने किसको आधार में रखा? संरचना को, पोषण को और प्रजनन को इन्होंने आधार में रखा, और आधार में रखकर उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया। अब इसके बाद देखते हैं मूलभूत तत्व। तो वर्गीकी के मूलभूत तत्व देखें तो 4 मूलभूत तत्व हैं, जिसके अंतर्गत जो है सबसे पहले रखा गया लक्षण निर्धारण को। तो लक्षण निर्धारण क्या है? अब हमने तो अध्ययन किया कि इतने सारे जीव यहाँ विद्यमान हैं, तो क्या किया जाए, उनके लक्षणों को लिपिबद्ध किया जाए। और फिर लक्षणों का लिपिबद्ध किया गया तो पहला काम क्या हुआ? लक्षण निर्धारण। फिर दूसरा पहचान। अब लक्षणों का लिपिबद्ध हो गया, अब क्या करेंगे? लक्षणों की तुलना करेंगे। जब लक्षणों की तुलना करेंगे तभी तो भिन्न भिन्न अलग अलग लक्षण वाले जीव हमको दिखाई देंगे। इसके बाद जो है उनका वर्गीकरण। अब लक्षणों को अलग अलग करने के बाद जो है उनका वर्गीकरण करना। तो वर्गीकरण किस आधार पर? उनका आकार की लक्षणों को लेकर, उनके शारीरिक लक्षणों को लेकर, उनके कोशिकीय लक्षणों को लेकर, और साथ ही साथ उनके जाति वृत्ति लक्षणों को लेकर फिर हमने उनको क्या करने हैं? वर्गीकरण करना है। अब इतना काम होने के बाद अंत काम क्या बन जाता है? नामकरण। तो ये सारे चीज करने के बाद फिर हम उसका क्या कर देते हैं? नामकरण कर देते हैं। 2 सार्वभौमिक होता है, और पिछले हमने एक इस गौरैया का उदाहरण लिया था। तो इस प्रकार से ये वर्गीकी के मूलभूत तत्व 4 मूलभूत तत्व हैं। पहला लक्षण निर्धारण, दूसरा पहचान, तीसरा वर्गीकरण और चौथा नामकरण। इसके बाद तो वर्गीकरण में 3 चीजें आती हैं। तो वर्गीकी है, वर्गीकरण पद्धति है और वर्गीकरण है। जब हम इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वो एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हों, लेकिन इनमें काफ़ी भिन्नता आती है। वर्गीकी, जिनको अंग्रेजी में टेक्सोनॉमी कहते हैं, वर्गीकरण पद्धति, जिनको अंग्रेजी में सिस्टमेटिक्स कहते हैं, एंड वर्गीकरण, जिसको अंग्रेजी में क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो वर्गीकी क्या है? तो जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? वर्गीकरण सिद्धांत और उसमें निहित प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। वर्गीकरण के सिद्धांत और उसमें निहित प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जिसको हम वर्गीकी कहा जाता है। इसके बाद है वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमेटिक्स। तो जो विविधता जीवों में पाई जा रही है, उनका तुलनात्मक और उद्विकास संबंधों का अध्ययन। जो उनमें मौजूद लक्षण हैं, उनके मौजूद लक्षणों के आधार पर उनमें विविधता जो दिखाई देती है, उन विविधता के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन और उनके उद्विकास के बीच संबंध, उनको स्थापित करने के लिए तो ये सिस्टमेटिक्स कहलाता है। फिर तीसरा है, हाँ बेटा, वर्गीकरण। तो प्रेक्षणीय लक्षणों को हमने एक लक्षण बना लिया है, लक्षणों को स्थायी कर लिया है, उनका जो है समानता और असमानता करके जो है उनका तुलनात्मक अध्ययन करके श्रेणीबद्ध करना, यह होता है वर्गीकरण। तो इस प्रकार से तीनों अलग अलग चीजें हैं, वर्गीकी, वर्गीकरण पद्धति और वर्गीकरण। अब देखें कि वर्गीकरण की या ये वर्गीकी की जरूरत क्यों पड़ी? तो भाई हमने उदाहरण में इसको समझा ही है। हाँ बेटा, हाँ, तो हमने समझा ही है, जाना ही है। एक छोटा सा उदाहरण लिए थे गौरैया का, कि अलग अलग क्षेत्रों में इनका नाम अलग अलग ये किया जा रहा है। तो इनका पहचान के लिए कि भाई अलग नाम से तो जाना जा रहा है, तो अब लक्षणों से हम उसका क्या करेंगे? हम उसकी जांच करेंगे, नाम पहचान करेंगे, और इसके बाद जान जाएंगे कि नहीं ये यही चीज़ है उस जगह। जैसे यदि हम भारत की ही बात करें और अपने क्षेत्र की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो छत्तीसगढ़ में हम उसको गौरैया कह रहे हैं।
अब वही गौरैया आंध्र प्रदेश में जाके क्या हो रहा है, पिच्छुका हो रहा है। तो फिर क्या करेंगे, वो पिच्छुका का और यहाँ के गौरैया के लक्षणों का अध्ययन करेंगे तो हमें सब पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से जीवों को पहचानने के लिए, समझने के लिए, उनके अंतर संबंधों को स्थापित करने के लिए हमको वर्गीकरण की आवश्यकता है। अब देखते हैं नामकरण। तो नामकरण की बात करें तो नामकरण में क्या है कि प्राचीन काल से ही देखा जाए तो भाई जब तक हम उनका नामकरण नहीं करेंगे उस ज्ञान का जो है आदान प्रदान कैसे होगा। तो ज्ञान के आदान प्रदान करने के लिए नामकरण के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में उनका नाम अलग अलग पाया जाना और उनके लक्षणों का एक होना, फिर इससे क्या होगी, हमको असुविधा होगी कि वही चीज़ दूसरी जगह अलग बोली जा रही है लेकिन लक्षण समान है। तो इस प्रकार से नामकरण की जरूरत पड़ी। और नामकरण में जब देखा जाए तो क्या किया जाता है, पहले उसका नामकरण किया जाता है, पहचान किया जाता है और पहचान करने के बाद उसका नाम बना दिया जाता है। और फिर इस प्रकार से नाम कब दिया जाता है, एक सार्वभौमिक प्रणाली की उसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता हो कि हर क्षेत्रों में जो है उनको क्या करे, उसी नाम से जाना जाए। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के दौरान जो है वो नामकरण दे दिया जाता है। इस आधार पर देखें तो दो विधि से नामकरण किया जाता है, बहुपद नामकरण विधि है और एक द्विनामपद विधि है। तो सबसे पहले देखें बहुपद नामकरण विधि। तो बहुपद नामकरण विधि में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि उनके पूरे लक्षणों को उनके साथ जोड़ दिया जाता है नाम में। एक कैरियोफिल्लम एक पादप है, उसका नाम देखें, कैरियोफिल्लम सेक्सालिटिस फोलिस ग्रेमिनियस अबलेटिस कोरिरिम्स। अब ये एक पादप या एक जीव का नाम है। अब इसको याद रखने में क्या होगी, समस्या होगी ना। अब एक का नाम रखने में इतनी समस्या हो रही है तो बहुत सारे जीव जंतुओं को जानकारी है, हमको नाम याद रखना है तो कैसे होगा, बड़ा ही समस्या होगा। तो फिर इस आधार पर फिर एक दूसरी पद्धति लाई गई जिसको, तो एक तो बहुनामकरण पद्धति था, दूसरा क्या, द्विनामकरण पद्धति। तो द्विनामकरण पद्धति में दो चीजों को रखा जाता है, एक जीनस और दूसरा स्पेसीज, मतलब वंश और जाति। जैसे मानव की देखें तो क्या, होमो सेपियंस, और उसी प्रकार से भट्टा का देखें सोलेनम टिब्रेसम। इसी प्रकार से बाघ का देखें पैंथेरा टाइग्रिस। तो द्विनामकरण पद्धति में दो चीजों को रखा गया लक्षणों में से, एक किसको, जीनस को और दूसरा स्पीसीज को। और इस प्रकार से हम बहुत सारे जीवों का इसमें आराम से नाम याद रख सकते हैं। अब देखते हैं अगले वीडियो में हम नामकरण पद्धति के जो नियम है द्विनामकरण पद्धति के उसको समझेंगे और जानेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।